मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो ममता जी, आप ये बताइए कि अगर इतनी बारिश हो रही है तो ये सारा पानी आखिर जा कहाँ रहा है, फिर भी पानी की कमी क्यों हो रही है? बारिश होने के साथ ही हमारी उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं और हम साल भर की प्लानिंग अपनी शुरू कर देते हैं कि अगले साल अब पानी हमें मिलेगा। बिल्कुल। बस एक तो कारण ये है कि बस ये थॉट आते ही हम एक्सेस यूज ऑफ वाटर शुरू कर देते हैं जी। और ये हर व्यक्ति करता है। उसे लगता है कि अच्छी बारिश हुई है, इस साल तो खूब पानी रहेगा, तो अपना यूज़ करने में भी वो पानी बढ़ा देता है। इस वजह से होता ये है कि डिमांड और सप्लाई का जो रेशो है वो फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। और कई बार ऐसा भी है कि जो हमारे जो पावर स्टेशन है जहाँ से पानी सप्लाई होता है जी। वो सप्लाई स्टेशंस को काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि भाई किस शहर का कितना बड़ा साइज़ है, वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, लोगों की आदतें। आप देखना कुछ एरियाज़ में बड़ी टिपिकल आदतें होती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ एरिया के लोग पानी यूज़ करते हैं, कुछ एरियाज़ में थोड़ा समझदारी से यूज़ होता है। फिर वो शहर उस शहर के आसपास या उस शहर में कितने इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी बहुत, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का जो सप्लाई होता है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है और वो ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो जाता है वो चीज़। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं उस शहर के आसपास की, ज़्यादा गर्मी होती है या ठंड होती है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पानी कितना यूज़ किया जा रहा है। साथ में अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी कैसी है। कहीं कहीं पे आप देखिए बोरिंग के पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो लोग सप्लाई वाले पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं जी। और कई जगह बोरिंग की जो पानी है वो हार्ड वाटर ज़्यादा होता है, तब आप सप्लाई के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो। जी। और फिर प्रेशर का भी, जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ जाती है सप्लाई की टंकियों के पास से, वहाँ से प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिस वजह से फिर पानी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। ये तो खैर मैनेजमेंट लेवल पे सॉल्व होनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। ये सब प्रॉब्लम होने का एक और मेन रीज़न ये भी रहता है कि लोग बिल पे नहीं करते हैं। बिल नहीं पे करने से हमेशा फंड्स की कमी बनी रहती है, जिस वजह से जो है इन चीज़ों का मेंटेनेंस नहीं हो पाता। जी। फंड की कमी के चलते गवर्नमेंट के हाथ भी गवर्नमेंट के हाथ एकदम बन जाते हैं इस केस में। और हम हमेशा सोचते हैं कि हम टैक्स बचा के हम कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हालांकि मैंने देखा है कि कॉमन मैन तो हमेशा टैक्स देने में ही इंटरेस्टेड रहता है जी। पर कोई भी उसका दोषी हो, उसका असर हम सब पे पड़ता है। जी बिल्कुल। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो एक छोटा सा कंफ्यूजन और है मेरे दिमाग में। अगर हम वर्ल्ड मैप पे नज़र डालते हैं तो ओवरऑल देखते हैं हम लोग कि 75% तो वाटर ही है, लैंड काफ़ी कम है और वाटर बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये पानी की कमी है। तो अब मैं ये एक कंफ्यूजन अपना दूर करना चाहती हूँ। ममता जी प्लीज़ इस बारे में बताइए। ये एक वाजिब सी बात फिर से है, लेकिन बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम इसको सीधे तरीके से समझें तो देखिए, जल ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। अब अगर ब्रह्मांड का 3/4 पार्ट पानी है तो हमारे पास बहुत जीवन है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन बहुत दुख की बात है ये कि उस पानी को जो आप मैप में देखते हैं, उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। पूरा जितना आपको दिखता है उसका केवल 3% पानी, 3% पानी जो है वो आप यूज़ करने लायक मान सकते हैं। तो आपको वो जो दिख रहा है वो सिर्फ है, वो हमारे काम का नहीं है। सबसे बड़ी तो तकलीफ ये है जी। अब निधि, बहुत हॉरिफाइंग चीज़ है ये कि उस 3% पानी में से भी केवल 1% पानी है जो फ्रेश और यूजेबल है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, लाइफ के लिए। बाकी उसमें से भी जो 2% पानी है वो स्नो या फिर ग्लेशियर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो उसे हम लोग अपने यूज़ में नहीं ले सकते। हम उसको अपने यूज़ में नहीं ले पाते जब तक कि वो पिघल के हमारे पास फ्रेश वाटर के फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो कुल मिला के जितना हमें मैप में दिखता है उसका सिर्फ 1% पानी हम यूज़ कर पाते हैं। ये भी एक बहुत फैक्ट है जो हमें सबको पता होना चाहिए। और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है कि मतलब हमारा जो नेचर है उसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो इतना बेहतर है, इतना स्ट्रॉन्ग है, आज भी बना हुआ है कि आप सोचिए कि पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स जिस पानी को यूज़ कर रहा है, उस पानी को वो रिसाइकिल करके 1% का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते जा रहा है।
वैसे भी नेचुरल रिसोर्सेज का कोई जवाब नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स को अगर पानी अवेलेबल हो रहा है तो वो नेचुरल रिसोर्स के नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस आप सोचो नेचर ने कितना स्ट्रांग बनाया हुआ है। मतलब आपको जो रोज के यूजेस हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाती है, हमारे पर्सनल यूजेस आ जाते हैं। अगर हम डेटा देखें तो एक्चुअली पर्सनल यूजेस में हम काफ़ी सारा पानी यूज़ करते हैं, नहाना, कपड़े धोना, मुंह हाथ धोना और घर के कामों में सफाई में जो पानी यूज़ होता है वो एक्चुअली उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सभी तरीके के यूज़ में पानी की ज़रूरत तो बनी ही हुई है, और पर पर्सन जो भी यूज़ हो रहा है वो आप सोचिए वो उस 1% ऑफ द अवेलेबल में से ही हम सारे यूज़ कर रहे हैं, आज से नहीं सालों से। हमारा शरीर भी पानी से ही बना हुआ है, जीवन पानी से शुरू हुआ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा ही जाता है। बिल्कुल, जीवन पानी से ऐसे शुरू हुआ है कि अगर आप हिस्ट्री की तरफ देखेंगे तो लाइफ जो है वो उत्पन्न हुई पानी में, पानी से गई पौधों में, प्लांट्स में, उसके बाद गई एनिमल्स में, जानवरों से, उसके बाद आई इंसान पे। तो ये जो पानी है ये डायनासोर से भी पुराना है जी। अगर इसकी प्राचीनता की तरफ गौर किया जाए तो मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है जिसको हम रियलाइज अभी तक भी नहीं कर रहे हैं जी। हमारा शरीर पूरी तरीके से पानी से बना हुआ है। एक आपको मैं एक नॉर्मल एस्टिमेट बताऊं कि 70% हमारे शरीर का जो भाग है का जो वेट होता है वो पानी की वजह से होता है। इतना पानी तो हमारे पर पर्सन के बॉडी में है, लिविंग पर्सन के। तो आप सोचिए जैसे मान लीजिए 45 केजी का एक आदमी है तो उसके उस 45 केजी में से 32 केजी तो सिर्फ पानी का वजन है। तो कितना पानी हमें रिक्वायर्ड है, बिल्कुल हमें पीने के लिए भी इसीलिए पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। इंसान एक बार खाना खाए बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना एक हफ्ते से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है जी। तो पानी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी की का जो अंदाज़ा है, अगर मैं एक बच्चे को समझाना चाहूँ, एक कॉमन आदमी को समझाना चाहूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मान लीजिए आपने 1-1 लीटर की 100 बोतलें भर के रख दी जी। तो ये 100 बोतलें मान लीजिए अवेलेबल पानी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद अब वो जो सोडा का कैन आता है छोटा वाला जी, 350 मिलीलीटर वाला जो है, आप समझ लीजिए कि इन 100 बोतलों में से केवल 350 मिलीलीटर, जो कि इक्विवेलेंट टू एक सोडा के कैन के बराबर है, केवल उतना ही यूज करने लायक पानी है अपने पास। बाकी पानी जो है वो हमारे काम का नहीं है। तो इतना पानी की अवेलेबिलिटी में स्कैरसिटी बनी हुई है। अगर हर व्यक्ति इफरात से इफरात भी यूज़ करे तो 270 से लेकर 300 लीटर के ऊपर उसका यूज़ नहीं जाना चाहिए जी। पर्सनल यूज़ में, पर्सनल यूज़ में मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग नेचर है। मतलब प्रकृति को तो मैं भगवान मानती हूँ कि इतने सालों से हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं और उसके बावजूद उसने अपना सिस्टम, जो रिसाइकलिंग सिस्टम, इतना मेंटेन करके रखा है कि हमको आज भी पानी मिल रहा है। हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, तो हम प्रकृति के आभारी तो इस पानी के लिए हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इसे सहेज कर रखें। बिल्कुल बनती है हमारी। ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है प्रकृति का, इसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल जी। तो ये सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जिस वजह से हमको आज भी पानी मिल रहा है। आगे का मुझे नहीं पता। तो हाइड्रोलॉजिक जो सिस्टम ममता जी बता रही हैं, वैसे काफ़ी साइंटिफिक सी टर्म है। वैसे ये नेचुरल रिसाइकलिंग से जोड़कर हम इसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। ममता जी ये बताइए कि नेचुरल रिसाइकलिंग को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एग्जैक्टली है क्या? नेचुरल रिसाइकलिंग का मतलब है कि अपने आप प्रकृति कैसे पानी के लेवल को मेंटेन कर रही है जी। तो इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए सोलर एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट यूज़ किया गया। सोलर एनर्जी में कई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, तो उसमें जो हीट है, ऊर्जा है, जो उसको यूज़ किया गया है। पानी जो सतह पे होता है अर्थ के सरफेस के, वो पानी
जो है वो ऊपर चढ़ता है, यानी नदी गर्मी की तालाब, वजह से। नदी तालाब वगैरह का जी जो हाँ, पानी जो होता है। ऊपरी सतह पे पानी होता है वो गर्मी की वजह से धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है। जी। तो जब वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चढ़ता है तो चढ़ते हुए प्रोसेस में उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है। जी। अब वो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो कंडेंसेशन होता है, मतलब वो जो पानी चढ़ा था वो धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और यही हम बादलों में देखते हैं, जो यही ड्रॉपलेट्स मिलके बादल बना लेती हैं। जी। अब बादलों का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो उन ड्रॉपलेट्स को कितनी भी दूर कैरी कर सकते हैं, मतलब ड्रॉपलेट्स को ट्रैवलिंग के लिए बादल बड़ी मदद करते हैं। जी। तो हमको इसीलिए आप देखिए बादल चलते दिखते हैं हवा के साथ, तो वो प्रोसेस वही है। और उसके बाद फिर प्रेशर डिफरेंस जब भी जनरेट होता है तो यही वाटर ड्रॉपलेट्स वापस हमारे पास बारिश या स्नो के फॉर्म में आ जाती हैं। जी। तो जो पानी सतह से गया इवेपोरेशन के थ्रू, वही प्रेसिपिटेशन नामक एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कंडेंस होके वो वापस हमको बारिश के फॉर्म में मिल जाता है। यानी धरती से जो पानी ऊपर जाता है वही हमें वापस से यूजेबल फॉर्म में मिलता है। जी हाँ, तो ये प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये जो वापस हमें मिल रहा है ये पानी अब दो जगह जाता है, एक तो बह के वापस नदियों में चला जाता है जो आप देखते ही हैं, और दूसरा पार्ट होता है जो मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो एब्जॉर्ब होता है पानी वो हमको अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में मिलता है, और जो पानी बह गया वो सारा जो है नदियों में चला जाता है। पर निधि अल्टीमेटली दोनों ही फॉर्म के जो पानी हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड गया हो चाहे वो नदियों में गए हो, वो दोनों ही ले दे के जाके ओशंस में मिलते हैं, महासागर में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति अपना पानी का लेवल मेंटेन करती है। जी। तो अगर बारिश के पानी पर गौर किया जाए तो या तो वो समुद्र में, नदी तालाब में जाकर मिल जाता है या फिर उसे मिट्टी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन ममता जी, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की ऐसी मिट्टी होती है जो पानी को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। असल में आजकल जो पानी की स्कैर्सिटी है उसका एक कारण ये भी है कि हम जगह जगह पे हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं, जगह जगह पे रोड्स कंक्रीट की बनती चली जा रही हैं, तो मिट्टी का लेवल बहुत कम होता है, हो गया है। ओवरऑल हर जगह सीमेंटेड हो चुकी है। सीमेंटेड होने से सफाई के नाम पे या तरक्की के नाम पे जो हम सीमेंटेड रोड्स वगैरह बना रहे हैं या बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये प्रोसेस में मिट्टी की वैल्यू खत्म होती जा रही है, अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो सीमेंट जो है वो पोरस नहीं होता, पोरस मतलब वो अपने में से किसी चीज को जाने नहीं देता है। इस वजह से जो पानी सतह पे गिर रहा है वो पूरा बह के सीधे नदियों में जा रहा है, और बहता पानी बहुत जल्दी महासमुद्र में मिलता है। तो वो बिल्कुल इमीडिएटली नमकीन हो जा रहा है, जो कि हमारे काम का नहीं बचता। उस पानी को वापस ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए बेहतर वही होता था कि जब मिट्टी अवेलेबल होती थी और पानी मिट्टी पे जब गिरता है तो मिट्टी उसे सोख लेती थी, और वही हमें अंडरग्राउंड वाटर पहले बहुत ज़्यादा मिल जाता था। हर जगह आप जब बोरिंग खुदवाते थे तो आपको पानी अक्सर मिलता था। अब वो सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल। और मिट्टी भी वैसे तो 6-7 तरीके की मिट्टियाँ होती हैं। हमारा मेन कंसर्न है कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो काली मिट्टी जो होती है वो बड़ी फर्टाइल भी होती है, वो एक उसमें मॉइस्चर भी आपको मिलेगा, वो भुरभुरी नहीं होती। जैसे सैंड है, सैंड भुरभुरी होती है। पीली मिट्टी होती है वो भी भुरभुरी होती है। काली मिट्टी बेस्ट होती है पानी काली मिट्टी वही जो हम लोग अधिकतर प्लांटेशन में यूज करते हैं, वो सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, और इसीलिए शायद वो प्लांटेशन के लिए बेहतर भी होती है। जी हाँ, जी हाँ। और जैसा कि ममता जी ने बताया कि ओवरऑल जो सोसाइटी का सीमेंटेशन हो चुका है वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हुआ है। वो पानी के लेवल को उसने काफी ज्यादा इफेक्ट कर दिया है, ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट हो रहा है उसकी वजह से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोसाइटी का जो सीमेंटेशन है वो एक ज़रूरत तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अब मुसीबत बन चुका है और उसी की वजह से पानी की कमी हमें झेलना पड़ रही है। वैसे चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी चीज़ को लेकर कि ममता जी, जैसे कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो भी इन टर्म्स में कि हमारे यहाँ हर चीज़ भरपूर मात्रा में है, चाहे हम मिनरल्स की बात कर लें या किसी भी तरह की। तो ये पानी के केस में क्यों नहीं, हम पानी के केस में पीछे क्यों रह गए? भारत में रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करने वाला देश हमारा देश है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है।
और अगर पर ईयर का डेटा एक नॉर्मल मैंने सर्वे करने की कोशिश की थी, तो मुझे 2-3 साल पहले के सर्वे में ये मिला कि भारत में पर ईयर करीब 230 क्यूबिक किलोमीटर पानी यूज़ किया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 1/4 है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना पानी यूज किया जाता है उसका 1/4 सिर्फ इंडिया में यूज किया जाता है। और इंडिया जो है वो अंडरग्राउंड वाटर यूज करने वाला सबसे पहला देश है, पहला नंबर का देश है। आज भी देखिए स्थिति ये है कि हमारे देश में 60% जो अंडरग्राउंड वाटर है, मतलब जो बोरिंग से या नीचे से निकाला जाता है पानी, वो एग्रीकल्चरल इरिगेशन में यूज किया, खेती के लिए पानी देने के लिए यूज किया जाता है। 60% पानी जो इरिगेशन में यूज्ड है वो अंडरग्राउंड वाटर है। बड़े दुख की बात है, यही है, बड़ा यूज है। नहीं, इससे भी बड़ा ये यूज है कि जो हम नॉर्मल डेली यूज में बहुत लोग बिल्कुल नासमझी में पानी यूज कर रहे हैं, वो सारा अंडरग्राउंड वाटर है। आप देखिए जगह जगह घर बनते चले जा रहे हैं, जहाँ पे लाइनें नहीं डली हुई हैं सिटी अथॉरिटीज़ की, वहाँ पे भी घर बन जाते हैं। तो वो कैसे चलेगा काम? वो लोग पानी के लिए सीधे बोरिंग खोदते हैं, और वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज़ अगर हम एक एवरेज निकालें तो 80% यूज़ जो है इंडिया में वो अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है नॉर्मल डेली रूटीन में। वैसे भी आजकल का एक क्या कहें कल्चर बन चुका है, अगर कोई घर खरीदना भी चाहता है तो वो पहले यही सोचता है यार बोरिंग है या नहीं, बोरिंग है या नहीं है, इंडस्ट्री डालेंगे तो पहले बोरिंग है या नहीं है, क्योंकि ये लैक ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है। हम किसी के एहसानमंद नहीं रहना चाहते, हम हर चीज में खुद को सबसे पावरफुल बनाना चाहते हैं, खासकर पानी के मामले में इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। पावर और पानी, मतलब जनरेटर और पानी, ये दो हम ऐसी चीजें मानते हैं कि अगर ये दो हमारे पास हैं तो हम सबसे ज्यादा रईस हैं। यानी पहले जो सिस्टम चलता था उसमें रोटी कपड़ा और मकान एक जरूरत होता था, लेकिन अब उसमें बिजली और पानी भी जुड़ चुका है। बिजली और पानी प्रमुख हो गए हैं अब। रोटी कपड़ा मकान तभी मिलता है जब आपके पास बिजली और पानी होता है, तो ये एक कारण है। और इंडिया में आपको मैं बता दूं कि करीब 30% जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं पानी के, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण खराब हो चुके हैं। उनमें अब पानी नहीं बचा है, या तो बिल्कुल ही सूख चुके हैं या फिर अब बिल्कुल सूखने की कगार पे आ चुके हैं। और उनमें से अब जो पानी निकल रहा है वो पानी एक्चुअली काफ़ी सारे ज़्यादा मिनरल्स की वजह से वो सॉल्ट वाटर या हार्ड वाटर टाइप का निकल रहा है, तो एक तरीके से वो हमारे लिए यूजलेस है। बुरी बात यह है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने कई बार वार्निंग दी है, हर जगह दी गई है, लेकिन न तो स्टेट अथॉरिटीज़ कुछ करती हैं, हमारे ही नहीं बाकी स्टेट्स में भी, और न तो कोई जो वाटर एजेंसीज़ हैं उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है। जब भी वार्निंग मिलती है तो सब लोग खाली लॉज बना देते हैं, उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं ये देखने वाला कोई नहीं है। ये जो पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है इस दिशा में, उस वजह से हम रोक नहीं पा रहे हैं पानी के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को। लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप उस सर्वे को देखें जो एक वर्ल्ड बैंक ने एक मेरे ख्याल से शायद 2010 में हमारे देश के लिए किया था, तो उनकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक इंडिया में वाटर रिसोर्सेज सारे खत्म हो जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, अगर आज की स्थिति को संभाला नहीं गया तो। और बहुत हॉरिफाइंग फैक्ट है, क्योंकि हम 2013 खत्म कर लेंगे और 2025 कोई बहुत दूर नहीं है। हमारी नासमझी की भी अब हद होती चली जा रही है। तो चाहे वो करप्शन कारण हो उसका, चाहे अथॉरिटीज़ की इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हमारी नासमझी या लैक ऑफ एजुकेशन हो, लेकिन भुगतने हम सब वाले हैं इसको। यानी रीजंस कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स कुछ भी रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये आने वाला है कि 2025 में अंडरग्राउंड वाटर लेवल नील हो जाएगा और हमें बोरिंग तो क्या किसी भी तरीके से अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिल पाएगा। तो काफी टिपिकल सी सिचुएशन आ जाएगी जो हम सबको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए रिचार्जिंग वगैरह की व्यवस्था करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और जो नेचुरल तरीका है जो हम हर प्रोग्राम में करीब करीब ये बात हम करते हैं कि पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, फॉरेस्ट बढ़ाइए। जी, वैसे भी जैसे जब भी पानी की कमी की कोई बात आती है तो ये ज़रूर सुनने में आता है कि पेड़ पौधों की कमी की वजह से भी
पानी की मुसीबत झेलनी पड़ रही है, तो क्या डिफॉरेस्टेशन भी इससे रिलेट करता है? हाँ, कई बार मैंने देखा, मुझसे कई स्टूडेंट्स ने भी ये चीज़ कई बार पूछी है कि पेड़ लगाने से पानी कैसे रुकेगा, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि पेड़ अपने ग्रो करने के लिए भी तो पानी यूज़ करता है, यानी पानी और कंज्यूम होगा, उनका ऐसा सोचना है। तो ये हमारी गलत थिंकिंग है। एक्चुअली पेड़ आप जब लगाते हो तो आप मिट्टी को होल्ड करवाते हो, उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। मिट्टी पकड़ के रखने से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका इवेपोरेशन नहीं होता, वो अंदर बचा रहता है। जब पेड़ अगर यूज़ भी कर रहा है तो पेड़ लगाने से एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी तो कम होता है। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो इवेपोरेशन कंट्रोल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि हमको अब तो मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे पेड़ लगाने चाहिए। अपने घर तक हम अब सीमित ना रहें, कोशिश करें कि हर कॉमन जनरल जगह पे, अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हम अगर पेड़ लगाते चले जाएं, हर संडे को अपना एक इवेंटफुल डे बनाना हो अगर, तो जितनी जगह ज़्यादा जगह आप पौधे लगाएंगे, नेचुरल बारिश से ही वो बड़े होते जाएं और हम इस तरीके से एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं। तो प्लांटेशन यानी पौधे लगाना एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने का, क्योंकि अल्टीमेटली वो मिट्टी के थ्रू पानी को बांध कर रखता है। तो ये तो एक तरीका हमने जाना, चलिए और कुछ तरीके इसी तरह के जानते हैं हम। ममता जी, और कोई ऐसा तरीका जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन किया जा सके या उसे बढ़ाया जा सके? हाँ, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो आप उसके यूज़ पे कंट्रोल करिए। जी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि 80% तो आप यूँ यूज़ करके उसको वेस्ट कर दे रहे हैं, और जो आप बहाते हैं वो पानी अल्टीमेटली ओशंस में चला जाता है। मतलब आप ज़मीन की सतह से पानी निकाल कर और आप उसको महासमुद्र में नमकीन बना दे रहे हैं। तो ये अपनी एक नासमझी है मेरे ख्याल से। दूसरा है कि आप बोरिंग के लिए जो है, अथॉरिटी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो रूल्स बने हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। किसी हालत में बोरिंग अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। आज भी मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शहर में ही कई जगह देखती हूँ कि लोगों को बड़ी गर्व महसूस होता है, हमारी तो अपनी बोरिंग है, बिना ये सोचे कि उस बोरिंग का दूसरी बोरिंग से डिस्टेंस कितना है। यानी एक स्टेटस सिंबल बन गया, स्टेटस सिंबल बन गया। और बिल्कुल अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस तथ्य को ओवरऑल करके बिल्कुल पास पास के घरों में और पास पास के बिल्डिंग्स में अपनी अपनी बोरिंग खोदे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें गर्व महसूस करने की कौन सी बात है। जब मेरे सामने ऐसे मैटर आते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पे दया आती है। पहली चीज़, अथॉरिटीज़ का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। रूल्स बनाने के साथ रूल्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। हम जैसे लोग लगे हुए हैं, और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोगों में अवेयरनेस जगाएं कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी हो चुकी है, और रिसाइकलिंग अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो आर्टिफिशियली हो। जी, तो ये तो थे कुछ आसान से तरीके, ये कि हम पानी को किस तरह से अपने पर्सनल लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अल्टीमेटली आप खुद अपनी लाइफ ही बचा रहे हैं। तो जैसे कि आखिरी में ममता जी ने एक बात कही कि वाटर की रिचार्जिंग या रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर अवेयरनेस अभी बहुत कम है, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है, लोग इतनी आसानी से इसके लिए मानते नहीं हैं। तो क्या इन कन्फ्यूजन्स को मतलब दूर करने के लिए हम क्या हम लोग को करना चाहिए? वाटर रिचार्जिंग जो है ये तो मेरे ख्याल से अब नगर निगम को ही या रजिस्ट्री ऑफिस में ही, रजिस्ट्रार ऑफिस में ये एक रूल हो जाना चाहिए कि अगर आपकी कोई बिल्डर कोई कॉलोनी बना रहा है या कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो जब तक वो उसमें वाटर रिचार्जिंग यूनिट ना दे तब तक उसको रजिस्टर होने ही नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा, और हर किसी को फोर्सफुली रिचार्जिंग के लिए हम उनको कंपेल कर सकते हैं। हाँ जी, हमें ये ऐसा करना ही पड़ेगा पहले। लेकिन इतना फोर्स करने के पहले मैं चाहूंगी कि उनके मन की भ्रांतियां दूर हो जाएं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। वाटर रिचार्जिंग एक सिंपल सिस्टम है जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कैचमेंट्स होते हैं। कैचमेंट्स का मतलब है कि पेविंग किया हुआ कोई भी सरफेस हो या नॉन पेविंग सरफेस हो, आपके घर की छत है, आंगन है, लॉन है, इन जगहों पे जो बारिश का पानी जमा होता है उसको जालियों के थ्रू आप गटर्स लगाइए। गटर्स लगाने का मतलब है
कि आप ऐसे पाइप्स लगाइए जो गैल्वेनाइज शीट के बने होते हैं, 20-22 गेज के पाइप्स की शीट रिक्वायर्ड होती है, और उसको रिक्वायर्ड शेप में आप फोल्ड कर सकते हैं, या तो सेमी सर्कल बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। इसके लिए आप पीवीसी के पाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाम्बू या सुपारी की जो स्टेम्स होती हैं वो भी पोरस होती हैं, उसमें से पानी जा सकता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा वैरायटी बताने का इरादा ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत खर्चा करें, आपकी जितनी इकोनॉमिक कंडीशन है आप उतनी कंडीशन में जो भी साधन जुटा सकें, यानी वाटर रिसाइकलिंग के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेस आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, हर व्यक्ति जैसे एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहा है वैसे एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकता है अपने लेवल पे। इन गटर्स के थ्रू ये पानी जो है, ये पानी हम वाटर स्टोरेज टैंक्स की तरफ भेज सकते हैं। जो गटर्स का साइज़ होता है वो साइज़ डिसाइड करना हमारे ऊपर होता है। पानी कितनी, मानसून में बारिश की मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गटर में से जब पानी निकल रहा है तो वो पूरा टूट जाए, पाइप सारे ओवरफ्लो हो जाए या ख़राब हो जाए या पूरी पाइपलाइन शेड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को ध्यान में रख के उसके हिसाब से आप उसका डायमीटर सेट करिए, साइज सेट करिए। कौन से घर में लगा रहे हैं, घर का शेप जैसा होता है, उस शेप के हिसाब से इनके साइज, इनका स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद उससे 10 से 15% एक्स्ट्रा आप साइज रखिए। कभी भी एक्स्ट्रा रहेगा तो आपको उसको लेके परेशानी नहीं होगी। फिर इनको जब आप माउंट करते हैं तो इनको ऐसे माउंट करिए कि ऐसा नहीं हो कि जब पानी का बहुत फ्लो है तो ये पूरे के पूरे बिल्डिंग को लेके गिर जाएं। इनके वजन को और इनके माउंटेशन को खासकर ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग रिचार्जिंग सिस्टम लगवाते हैं, ऑटोमेटिकली जो कंपनियाँ आती हैं वो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखती हैं। अपने घर की छतों में हल्का सा एक जो टिल्ट होता है वो इतना परफेक्ट रखिए कि सारा पानी जो है वो जालियों में से एक साथ एक पर्टिकुलर पाइप से निकलता चला जाए। इसके बाद एक पार्ट होता है जिसको फर्स्ट फ्लश पाइप कहते हैं। फर्स्ट फ्लश पाइप का मतलब होता है कि जो पहली बारिश का पानी है उस पानी को आप रिचार्जिंग के लिए यूज़ मत करिए। ये मेरा आपको एक हम्बल सजेशन है, क्योंकि पहली बारिश के साथ एनवायरनमेंट के बहुत सारा पोल्यूशन आ जाता है उस पानी में। तो पहली बारिश को आप अवॉइड करिए, क्योंकि उससे आपके जो स्टोर पानी है उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है। एक होता है फिल्टर। फिल्टर डिसाइड करता है बेसिकली कि एक्सेस कॉस्ट कितनी पड़ती है। फिल्टर का मतलब होता है यहाँ की जो चीज़ें नॉर्मल जालियों में से नहीं निकल पाई, जैसे धागे हैं, फाइबर्स है, सैंड है, और इस टाइप की जो फ्लोटिंग कचरा है जो कि जाली में से निकल जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए फ़िल्टर लगाए जाते हैं। और फिल्टर कई तरीके के आते हैं। एडिशनल फ़िल्टर्स होते हैं जिसमें चारकोल लगाया जाता है जिससे कि पानी और शुद्ध होता चला जाए। तो फिल्टर के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिचार्जिंग सिस्टम नॉर्मल से कितना हैवी या कितना लो कॉस्ट पे आ रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि फ़िल्टर आप जैसा भी लगवाएंगे उस फिल्टर के हिसाब से आपका स्टोर किया हुआ पानी हेल्दी है या नहीं है ये डिसाइड होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जब आप रिचार्जिंग के लिए लगा रहे हैं यूनिट तो वो पानी आपके लिए हेल्दी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस क्वालिटी का फ़िल्टर यूज़ करेंगे उस क्वालिटी के फ़िल्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पानी को आप किन किन पर्पसेस से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना कि किस तरह से पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि वाटर रिचार्जिंग को लेकर भी जो कन्फ्यूजन्स रहे होंगे वो अब दूर हो चुके होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।